बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकसीम है मुज़ाकरात के मामलात को लेकर। कुछ लोग जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो ये सोचते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए चाहे इमरान खान उनकी इजाज़त दें या ना दें। यानी अली अमीन गंडापुर साहब ने यह एतराफ़ भी किया कि मैं विकेट के दोनों तरफ खेल रहा हूँ। हालांकि इमरान खान साहब ने हमेशा विकेट के दोनों तरफ खेलने को तनकीद का निशाना बनाया है। वो हमेशा ये चाहते हैं कि क्लैरिटी के साथ आए जो भी आए, और पॉइंट ऑफ व्यू क्लैरिटी के साथ रखे। ये जो आधा तीतर आधा बटेर वाला मामला है, इससे नैरेटिव को भी नुकसान होता है और आप अपनी मंजिल से भी दूर हो जाते हैं। ये कैसे होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब का एतराफ़ है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब ने एलानिया मना किया था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेजमेंट नहीं करनी। जब इमरान खान साहब ने मना किया हुआ था उन दिनों में लॉन्ग मार्चेज आए इस्लामाबाद की जानिब, अक्टूबर में भी और नवंबर में भी, और दोनों मरतबा अली अमीन गंडापुर साहब को उठाकर उनके साथ जो है वो ज़बरदस्ती मुज़ाकरात वगैरह किए गए और वो लगातार एंगेजमेंट में भी थे, राब्ते में भी थे। इमरान खान साहब के पास जेल में भी लोगों को भेजा गया, तजावीज़ भी दी गई। तो ये एंगेजमेंट तो रहती है, लेकिन इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म के मुज़ाकरात से मना किया हुआ था। 26 नवंबर के बाद इमरान खान साहब ने हुकूमत से मुज़ाकरात की बात की थी। फिर बैरिस्टर जो गौहर साहब हैं उनकी जब मुलाकात हुई एस्टेब्लिशमेंट से, तो इमरान खान साहब ने उसको सराहा भी था। तो एक तरफ पॉलिसी इमरान खान साहब की है, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि मैं विकेट के दोनों तरफ इसलिए खेलता हूं कि दोनों तरफ पाकिस्तान है। अब तहरीक इंसाफ इसमें दो हिस्सों में डिवाइड है। दो इससे अलग अलग सोच है ना। एक हिस्सा ये समझता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कभी भी पाकिस्तान की अवाम शिकस्त नहीं दे सकती। ये वो हिस्सा है जिसे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास बंदूक है, वो बहुत ताकतवर है, वो रियासती ताकत को इस्तेमाल कर सकती है, और ये लोग कंप्रोमाइज्ड हैं किसी लालच की वजह से, किसी खौफ की वजह से, या ये ज़हनी तौर पे हारे हुए हैं। इन्हें लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट को किसी सूरत भी शिकस्त दी ही नहीं जा सकती। आप इसको कमज़ोरी समझ लें, बुज़दिली समझ लें, इनको लगता है कि नहीं, इनको नहीं हराया जा सकता। एक बहुत बड़ी फौज है, इसके पास बहुत सारे हथियार हैं, वो ऐसा समझते हैं, और इनके साथ आपको डील ही करना पड़ेगा, इनके साथ आपको बात ही करनी पड़ेगी। ये लोग, कुछ लोग ऐसा समझते हैं, और ये बड़ी तादाद है इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अब ये लोगों का तरीकाकार क्या है? ये कहते हैं जी आप करें मुज़ाकरात, कोई भी करे, ओवरसीज आके करें, वो भी मुज़ाकरात करें। इमरान खान साहब को भी ये कहते हैं आप भी मुज़ाकरात करें, लचक पैदा करें। उनकी फैमिली को भी कायल करते हैं, खुद भी कायल हैं, कारकुनों को कायल करना चाहते हैं। और यही लोग हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के हार्ड स्टांस के भी खिलाफ बोलते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के रद्द-ए-अमल को भी ये तनकीद का निशाना बनाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया फॉलो करता है इमरान खान साहब को। जिस लाइन पे इमरान खान साहब चल रहे होते हैं, सोशल मीडिया उसी लाइन, उसी ट्रैक को फॉलो करता है। अब इमरान खान साहब जो ट्वीट्स करते हैं, वो पार्टी की अक्सरियत उसको रीट्वीट भी नहीं कर सकती। वो लोग डरते हैं कि इतना सख्त बयानिया जो इमरान खान साहब ले रहे हैं उसका बोझ उठाना ही मुश्किल है। तो सोशल मीडिया इमरान खान साहब के बयानिए के करीब तर है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आम पाकिस्तानी समझ लें आप, या कुछ ऐसे लोग जिनका शायद पीटीआई से ताल्लुक नहीं भी है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड स्टांस ले लेते हैं। कुछ लोग इसमें ऐसे भी शामिल हो गए जिनकी एस्टेब्लिशमेंट से पुरानी एक लड़ाई चल रही थी, उन्हें लगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त फुल टाइम मैदान में है, तो इससे फ़ायदा उठा के एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपना स्कोर सेटल कर लेते हैं, वो भी आ जाते हैं। लेकिन देखें, जो इमरान खान साहब का बयानिया है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो चाहते भी हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हों, लेकिन वो डील भी नहीं करना चाहते। तो फिर मुज़ाकरात किस बात पे? मुज़ाकरात इस बात पे कि एस्टेब्लिशमेंट को फेस सेविंग देते हैं, आप निकलें बीच में से, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें, और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हवाले इस मुल्क को करके आप बैरकों में वापस जाएं। ये तो एक बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ हो सकती है, और इस पे अमल दरामद होना भी चाहिए। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट अपनी ताकत छोड़ना नहीं चाहती। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दूसरा ग्रुप कौन सा है? ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि पाकिस्तान तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक के एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या फौज की सियासत में मुदाखलत ख़त्म नहीं होगी। हम 7 दहाइयों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करती है, हुकूमतें बनाती है, हुकूमतें गिराती है, लीडरों को फांसियां देती है, लीडरों को जिला वतन करती है, सियासतदानों को गायब करती है, सियासी आवाज़ों को जबरी तौर पर लापता करती है। सहाफ़ियों के साथ क्या किया जाता है, दानिशवरों के साथ क्या किया जाता है, उस्ताज़ा के साथ क्या किया जाता है, इंटेलेक्चुअल्स के साथ इस मुल्क में क्या किया जाता है। जब आप प्लस माइनस करते हैं तो ये वो तबका है जो ये सोचता है कि आपको एक मरतबा अगर इस मुल्क को इस जंजाल से निकालना है तो आपको पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उनके असल रोल में वापस भेजना पड़ेगा। वो अगर अपने असल रोल में वापस चले जाएंगे, यानी बॉर्डरों तक और बैरकों तक महदूद हो जाएंगे, तो जो सिविलियन की आदत आएगी इलेक्शंस के नतीजे में, वो पाकिस्तान को ज़्यादा बेहतर गवर्न कर सकती है। छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे। देखें ना, अब
मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट 70 साल में पाकिस्तान को नहीं संभाल सकी तो 50 साल दे दें फिर सिविलियन क़यादत को भी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 50 साल तो बहुत ज़्यादा है, 20-25 साल में पाकिस्तान बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन बीच में पंगा नहीं होना चाहिए कि जनाब अभी यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत गिरा दी जाए, उसके बाद आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कंपेन चला दी जाए, फिर नवाज शरीफ साहब जनाब वो भी घर जाएं, फिर उसके बाद PMLN के खिलाफ हो जाएं, फिर इमरान खान साहब की हुकूमत बने तो फिर उनकी हुकूमत गिरा दी जाए, फिर एक जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत ले आए, उस इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने के बाद एक जाली इलेक्शन करवाया जाए, जाली फार्म 47 के ऊपर एक अर्दली हुकूमत बना दी जाए। तो ये जब सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करते हैं तो अल्टीमेटली पाकिस्तान को इनका नुकसान होता है। तहरीक इंसाफ में दूसरा तबका यह है जो कहता है कि नहीं जी, एस्टेब्लिशमेंट को इससे बाहर निकाले बगैर आप पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सकते। अब ये जो पहली तरह के लोग हैं वो कहते हैं जी मुज़ाकरात करें, जो दूसरी तरह के लोग हैं वो कहते हैं जी मुज़ाकरात ज़रूर करें लेकिन उन शराइत के ऊपर करें जो इमरान खान साहब बोल रहे हैं। वंस फॉर ऑल जो है ये सारा मैटर जो है इसको सॉल्व कर दें, इसको रिजॉल्व करें, इसके अंदर से बस निकालें, अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बाहर निकालें। और इस काम के लिए यानी मेरी ज़ाती राय ये है कि इस काम के लिए अगर पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें, चाहे आप उन्हें चोर समझते हैं, डाकू समझते हैं, लुटेरा समझते हैं, बददियानत समझते हैं, करप्ट समझते हैं, वो सारी सियासी जमातें इकट्ठी होकर भी बैठ जाएं और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बाहर निकाल दें तो ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी नेकी होगी। इनके सारे गुनाह माफ अगर ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा के लिए सियासत से बाहर निकाल के साइड पे कर दें। जब भी एक आर्मी चीफ के रिटायरमेंट का टाइम आता है पाकिस्तान में सियासत शुरू हो जाती है। जो आर्मी चीफ आकर बैठ जाते हैं उनका वापस जाने को दिल ही नहीं करता। ये इतनी बड़ी ताकत बन गई है पाकिस्तान में ये कुर्सी कि इसको छोड़ना ही कोई नहीं चाहता। वजीर आजम आर्मी चीफ की तारीफ से दिन का आगाज करता है, आर्मी चीफ की तारीफ से जो है वो दिन का इख्तिताम करता है। बाकायदा आर्मी चीफ की तारीफों के लिए एक डिपार्टमेंट ही बन गया है जहां से तारीफें हो रही हैं, वहां से टिकटॉक्स बन रहे हैं, वहां से बहुत सारी चीजें बन रही हैं। तो ये जो एक हीरोइज्म है मिलिट्री का तो होना चाहिए ना। देखें मिलिट्री तो हर मुल्क की मिलिट्री हीरोज होते हैं, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं वो इनके करने का काम नहीं है। और नौकरी के ऊपर लंबे अरसे तक विराजमान रहने का जो शौक है उसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अपनी एक्सटेंशंस के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स ने सियासत में बेजा मुदाखलतें की हैं। अब आप ये रिकॉर्ड उठाकर देख लें, कोई वर्दी पहन लेता है तो उसका उतारने को दिल ही नहीं करता, और अगर कोई आर्मी चीफ बन जाए तो फिर उसके बाद उसको रिटायरमेंट के अंदर नजर आता है कि जैसे सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी या मेरे जाने के बाद मुल्क चल ही नहीं सकता। तो कोई भी इस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता। मसला यहां पे है, अगर किसी को यह लगता है कि इमरान खान साहब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करके लचक पैदा करके कल को इक़्तिदार में आ जाएंगे और इनके साथ मिलकर चल लेंगे तो पाकिस्तान वैसे ही चलेगा जैसे 70 साल से चल रहा है। लेकिन इमरान खान साहब के बकौल वो जो कहते हैं वो तो ये कहते हैं कि मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, इमरान खान साहब को तो इक़्तिदार चाहिए। वो ये कहते हैं हुकूमत के लिए तो बड़ी लड़ाई नहीं है, मेरी तो लड़ाई बहुत बड़ी है, मैं तो मुल्क में हकीकी आज़ादी चाहता हूँ। हकीकी आज़ादी का मतलब यह है कि अपने फैसले खुद कर सकें, बंद कमरों में फैसले ना हो। इमरान खान साहब की बहन ने भी मेरी बात की तस्दीक की। अब ये एक इख्तिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है, ये आने वाले दिनों में और गहरा होता चला जाएगा। और ये सोशल मीडिया पे तनकीद जो लोग करें आप समझ लें कि ये वो लोग हैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मफाहमत चाहते हैं, और जो लोग इमरान खान साहब के ट्वीट्स का बोझ उठा लें आप समझ लें ये वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि फौज को सियासत से सेफ एग्जिट दे दिया जाए। और तीसरे लोग जो ये दोनों चीजें नहीं चाहते वो कहते हैं जी बहुत हार्ड स्टांस उन्होंने लिया हुआ है, ये वो लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट का एक दफा बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। इमरान खान साहब की बहन ने मेरी बात की तस्दीक की है और ये इंटरव्यू दिया नौरीन खान साहिबा ने। उन्होंने कहा कि मैं आपको पहले बता देता हूँ, पढ़ के बाकायदा बता देता हूँ कि उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा। उन्होंने कहा इमरान खान से मर्जी की मुलाकातें करवा कर ये मर्जी की खबरें इमरान खान तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन इमरान खान इनसे ज़्यादा समझदार है। मैंने आपसे कहा था ना कि इमरान खान को जानबूझ के ऐसी खबरें पहुँचाई जा रही हैं जिससे उसके मौक़िफ़ में लचक पैदा हो। ऐसे लोगों को मिलवाया जा रहा है जो इमरान खान साहब को कायल करने की कोशिश करें, जैसा कि आदम सवाती साहब को मिलवाया गया। अब दावा यह सामने आया कि आदम सवाती साहब से इमरान खान साहब खासे गर्म हो गए थे उस वक्त जब आदम सवाती साहब ने कहा जनाब मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूं जाके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, फौजी क़यादत से। तो इमरान खान साहब ने ठीक ठाक सुना दी उन्हें, और उसके बाद उन्होंने बाहर आके वो गुस्सा निकाल दिया बाबर सवाती साहब पे। हालांकि बाबर सवाती साहब के बारे में अभी एहतसाब कमेटी ने कोई फैसला ही नहीं किया। फिर जनाब बैरिस्टर सैफ को भेजा गया, उन्होंने बड़ी मेहनत की। फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने 2.5 घंटे लगाए। फैमिली को नहीं मिलवाया जा रहा, फैमिली की मुलाकात 8 तारीख को है। वो कह रहे हैं कि हम धरना दे देंगे अगर हमें ना मिलवाया तो। अब देखते हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कौन कौन इमरान खान की बहनों के साथ बैठकर वहां धरना देता है।
वो खवातीन जो अदालतों में आती थी मखसूस नशिस्तों के लिए, वो खवातीन जो हर जगह पहुंच जाती थी कि जनाब मखसूस नशिस्तों की लिस्ट में हमारा नाम डाल दें, क्या आपको वो खवातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर आती हैं? इमरान खान की बहनों के साथ खड़ी हुई, या इमरान खान साहब की अहलिया जब एक तहरीक चला रही थी उस वक्त खड़ी हुई, ये खवातीन आपको गायब नजर आती हैं। ये होती नहीं, दो चार औरतों को छोड़ के कोई भी अडियाला जेल का रुख ही नहीं करता, कोई उधर आता ही नहीं है, कोई अमली तौर पे कोई काम करता ही नहीं है। खवातीन भी मायूस हो गई है, शायद हमें सीटें नहीं मिलेंगी। अगर इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ी हैं तो फिर उनको खड़े होना चाहिए और वो नजर भी आना चाहिए। बहरहाल मीडिया के अंदर ये सारी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं और रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही हैं। देखते हैं ना कौन सी खवातीन है जो MNAs MPs तो बनना चाहती हैं, सेनेटर्स तो बनना चाहती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अडियाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की बहनों के साथ धरने में बैठती हैं या नहीं बैठती, उस दिन प्रेशर डालने के लिए आती हैं या नहीं आती। जुनैद अकबर साहब ने भी नाजरीन ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि जैसे इमरान खान साहब कहेंगे वैसे ही हम सड़कों पे आ जाएंगे। देखिए, इमरान खान की बहन ने कहा था कि इमरान खान अपने लिए निकलने के लिए कभी नहीं कहेंगे। देखिए, इमरान खान साहब ने अभी तक जितने भी एहतजाज करवाए हैं, एक तो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि कोशिश करोगे इसको रोक लें, और उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, उसके लिए उन्होंने जोर लगाया कि अदलिया को बचा लो किसी तरह। ये अक्टूबर और नवंबर में इमरान खान साहब ने सब कुछ इसी के लिए किया ताकि काजी फायद ईसा साहब एक्सटेंशन ना ले सकें और उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम के जरिए से आइन का हुलिया ना बिगाड़ा जा सके और अदलिया पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल ना किया जा सके। इस मकसद के लिए तो उन्होंने लोगों को निकाला। अपनी रिहाई के लिए इमरान खान साहब ने अलग से कोई तहरीक चलाने का नहीं कहा और ना वो कहेंगे कि मुझे जेल से निकालो, आओ तहरीक चलाओ। इमरान खान साहब की बहनों ने कहा कि ये तहरीक इमरान खान साहब के साथियों को खुद चलानी पड़ेगी। क्या कोई एक ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लीडर है जो खड़ा होकर ये कहे कि इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक चलाने का मैं ऐलान कर रहा हूं, मैं हर सतह पर जद्दोजहद करूंगा, अवाम मेरे साथ निकले, हमने अपने लीडर को बाहर लेकर आना है कोई एक? ये सारे के सारे इंतजार करते हैं कि इमरान खान कहे, और इमरान खान की बहन ने कहा है कि अपनी आजादी के लिए तहरीक चलवाने के लिए इमरान खान आपको कभी नहीं कहेगा। मुल्क के लिए कोई तहरीक चलानी हो, कोई महंगाई के खिलाफ चलानी हो, कोई अदलिया के हक में चलानी हो, कोई आईनी तरमीम के खिलाफ चलानी हो, कोई जोर जबरदस्ती के खिलाफ चलानी हो, जुल्म और जबर के खिलाफ चलानी, वो इमरान खान साहब चलवाते हैं। लेकिन अपनी आजादी के लिए वो कोई तहरीक चलाने के लिए नहीं कहेंगे इमरान खान साहब, ये उनकी बहन ने कंफर्म किया है, तो वो आपको खुद चलानी पड़ेगी। लेकिन हैरत की बात यह है कि इमरान खान साहब के तोहफे के अंदर दिए हुए सीटों और टिकटों के ऊपर जो लोग वजीर बन गए, वजीर आला बन गए, सेनेटर बन गए, MNAs बन गए, बड़े बड़े ओहदों पे जाके बैठ गए, बड़ी बड़ी कमेटियों की इनको सरबराहियां मिल गई, उनमें से कोई एक ऐसा शख्स नहीं है जो खड़ा होकर कहे कि मैं तहरीक आज से शुरू कर रहा हूं कि इमरान खान साहब को अपने जेल से बाहर निकालना है और हमारी तहरीक का मकसद ये और हम खुद से काम करेंगे। पहली मरतबा अब हम देख रहे हैं पंजाब में खुद से काम हो रहा है, खुद से तहरीक हो रही है। और मुराद सईद ने जैसे ही अपने कंधों पे जिम्मेदारी उठाई है तो मैंने देखा कि फौरी तौर पे जुनैद अकबर साहब बहुत मुतहरिक हो गए। पहले भी कुछ ना कुछ करते रहते थे, लेकिन जुनैद अकबर साहब से जिस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही थी उतना फास्ट उन्होंने काम नहीं किया। शायद वो भी अडियाला जेल की तरफ देख रहे हैं एड़ियां उठा के कि अडियाला जेल से क्या हुक्म आता है। तो अडियाला जेल में रहने वाले कैदी नंबर 804 ने तो कभी नहीं कहना कि मुझे निकालने के लिए तहरीक चलाओ, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर साहब भी फौरी तौर पर मुतहरिक हो गए कि जनाब मैं भी लायामल देने वाला हूं, एहतजाज के लिए मैं भी ऐलान करने वाला हूं। मामला यह है कि मुराद सईद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नौजवान ट्रस्ट करता है। नौजवानों की बड़ी तादाद मुराद सईद के ऊपर आंखें बंद करके यकीन करती है क्योंकि वो इमरान खान का एक वफादार साथी है। मुराद सईद ने अगर मामला अपने हाथ में लिए तो फिर लीडरशिप को नौजवानों के सख्त रद्द-ए-अमल का सामना हर सतह पे हर मैदान में करना पड़ेगा। आज असेंबलियों के अंदर भी मुराद सईद के अपने नौजवान साथी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और ये रिएक्शन अगर आ गया और नौजवान अगर खड़े हो गए मुराद सईद की आवाज के ऊपर तो ये आदमी तहरीक चला सकता है इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए। यानी कोई और ये जिम्मा अपने कंधों पे ले या ना ले, मुराद सईद ये जिम्मा अपने कंधों पे ले सकता है और उसने अब ऐलान किया है। कुछ ऐलानात आने वाले वक्त पे करेगा, लेकिन इस मौके पे पार्टी को जहां इत्तफाक और इत्तेहाद की जरूरत है, अली अमीन गंडापुर साहब ने जो लड़ाई छेड़ दी है उससे तहरीक इंसाफ में एक नई जंग छिड़ गई है। यानी आलिया हमजा साहिबा ने भी अब दरखास्त की है कि सारे एजेंडे और सारी लड़ाइयां एक साइड पे रख दें, इस वक्त फोकस पाकिस्तान के मामलात के ऊपर करें, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिश करें सब लोग मिलकर। असद कैसर साहब पे, तैमूर झगड़ा साहब पे, आतिफ खान पे, शहराम तरकई पे, ये इमरान खान के साथी हैं। इनके ऊपर अली अमीन साहब ने अटैक किया है और डेलिबरेटली किया है, गैर जरूरी तौर पे किया है।
सारा मीडिया इस बात के ऊपर कायल है कि अली अमीन साहब का ये खुदकुश हमला है अपनी पार्टी के ऊपर और इमरान खान साहब की जो शुरू होने वाली तहरीक है उसके ऊपर। एक एक करके सबका रद्द-ए-अमल आ रहा है। असद कैसर साहब का, तैमूर झगड़ा साहब को तो मैंने आपको बताया था ना, उन्होंने तो ये भी कहा कि मैं $50,000 महीना कमा रहा था। $50,000 बहुत बड़ी अमाउंट होती है। ये तकरीबन इस वक्त 1.25 करोड़ रुपए से ऊपर बनता है। इतना पैसा वो हर महीने कमा रहे थे इमरान खान साहब के साथ कैबिनेट को ज्वाइन करने से पहले। वो गरीब आदमी तो नहीं था, बहुत पैसे वाला बंदा था। और वहां पे वो कहते मैं नौकरी नहीं कर रहा था, मेरी एक पार्टनरशिप थी मल्टीनेशनल कंपनी में और मैं और पैसे भी कमा सकता था। अब तक तो मैं 2 मिलियन कमा रहा होता। बहरहाल ये उन्होंने कहा तैमूर झगड़ा साहब ने, और उन्होंने कुछ चैलेंजेस भी दिए अली अमीन गंडापुर साहब को कि जनाब आपके तो 10 करोड़ के असासे हैं, तो 75 करोड़ का आप दावा कर रहे हैं कि आपने पार्टी पे और इमरान खान के वकीलों पे खर्च दिया, तो आपके खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं होनी चाहिए कि जब 10 करोड़ के असासे हैं तो 75 करोड़ कहां से खर्च दिया? ये भी सवाल जो है वो उठाया तैमूर झगड़ा साहब ने। असद कैसर साहब ने भी अब इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया। असद कैसर साहब को बताऊं, ये तहरीक चलाने का टाइम है, वो बरतानिया में मौजूद हैं और उनका नाम भी किसी ECL के अंदर नहीं है और वो ट्रेवल भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए सिस्टम ने गुंजाइश रखी हुई है, क्योंकि उन्होंने भी सिस्टम के लिए गुंजाइश रखी हुई है। ये वो सियासतदान है जो मफाहमत के साथ चलना चाहते हैं, कोई हार्ड स्टांस ये लोग नहीं लेते। लेकिन यहां पे असद कैसर साहब ने अली अमीन के इल्जामात पे हार्ड स्टांस लिया। उन्होंने कहा मैं पार्टी की मरकजी क़यादत से मुतालबा करता हूं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हालिया बयान की मुकम्मल तहकीकात की जाएं और इस हवाले से चेयरमैन इमरान खान का मौक़िफ़ कौम के सामने लाया जाए। हम वज़ीर आला के बयान का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं, ताहम मौजूदा हालात में ऐसी बातों से गुरेज करना मुल्क और बानी PTI इमरान खान के लिए ज़रूरी समझते हैं। इस वक्त हमारी सारी तवज्जो इमरान खान और दीगर बेगुनाह कैदियों की रिहाई पर मरकूज होनी चाहिए। गैर ज़रूरी बयानात के जरिए पार्टी के अंदरूनी मामलात को हवा देकर इमरान खान की रिहाई की जद्दोजहद को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। वज़ीर आला को चाहिए कि वो अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सूबे में बेहतर गवर्नेंस और अमन व अमान की बहाली और इमरान खान और दीगर बेगुनाह कैदियों की रिहाई की जद्दोजहद पर मरकूज रखे। ये फालतू लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए, सारे लोग ये कह रहे हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब का ये एक खुदकुश हमला था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो की शोखियाँ, ये बड़ी मज़ेदार खबर मैं आपके सामने रखने लगा हूँ और आपको बड़ा मज़ा आएगा अब ये खबर सुनने के बाद। आपने कभी शादी ब्याह के मौके के ऊपर शोखे लड़के देखे हैं? ये ज़रा बड़ी उम्र के शोखे लड़के होते हैं और इनकी शादियां भी लेट हो जाती हैं। ये लड़के अपने छोटे छोटे कज़नों को और छोटी छोटी कज़नों को बिठा के ऐसे अजीबोगरीब किस्से अपने बारे में सुनाते हैं कि फलाना भी मैंने काम किया था, फलानी कार्रवाई भी मैंने डाली थी, फलाना SHO मेरा यार है, फलां जगह पे मैंने फलां कार्रवाई डाल दी थी, फलां जगह पे मेरा इतना नाम है। तो ये अपने झूठे किस्से अपने कज़नों को, जो छोटे होते हैं बेचारे कच्चे ज़हन, उनको ये शादी ब्याह की रातों में बैठ के सुनाते हैं और उससे दाद वसूल करते हैं। तो ये शोखे लड़के जो होते हैं ना, थोड़े अरसे के बाद वो बच्चे बड़े हो जाते हैं। उन्हें जब ज़मीनी हक़ाइक़ का पता चलता है तो वो कहते हैं यार, उन्हें जब शऊर आता है तो उन्हें पता चलता है कि ये तो फ्रॉडिया है, ये तो धोखेबाज है, ये तो कहानियां सुनाता था। तो उन शोखे लड़कों की इज्जत खत्म हो जाती है अपने जूनियर्स के सामने, अपनी फैमिली में। ये अमूमन ऐसे ही होता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे शोखे लड़के होते हैं। तो बिलावल ने इसी तरह की शोखियां की हैं और शोखियां करते हुए बिलावल ने क्या कुछ कह दिया, जरा सुन लो। तो बिलावल ने कहा कि मैंने पहली दफा इस्लामोफोबिया का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया है, पाकिस्तान को FATF की लिस्ट से निकलवाया। बिलावल जरदारी का दावा। अब ये 2 दावे किए, अब इसका मैं क्या जवाब दूं? यानी फिर ये बूटे को कहते हैं कि बूटा गालियां निकालता है। अब इस तरह के जब आप बयानात देंगे तो बूटा क्या करेगा? मैं उस बूटे की बात कर रहा हूं। फिर जनाब इसके अंदर अगर आप ये देखें कि वो एक अहमद है लड़का, वही इसका जवाब दे सकता है जिस तरह का ये मजाक है। यानी अगर आप मजाक करेंगे तो आपको मजाक में ही जवाब मिलेगा ना। कल को बिलावल कहेंगे कि जी सबसे पहले गुटखा मैंने खाया था और उससे जो नक्शो नगार लगे हैं कराची की दीवारों पे वो भी मैंने लगाए थे। परसों बिलावल कह देगा सबसे पहले 1 व्हीलिंग सलेंसर निकाल के मैंने की थी। तो क्या आप उस पर यकीन कर देंगे? और भाई, इस्लामोफोबिया का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में जब इमरान खान ने उठाया था तब आप सियासी तौर पर बालिग भी नहीं हुए थे। आप सोच नहीं सकते जैसी तकरीर, आपके खानदान में कोई नहीं सोच सकता, पूरे जरदारी खानदान में, जैसी तकरीर इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में की थी। आपकी नस्लें नहीं कर सकती। इमरान खान ने जो वहां पे बात की थी इस्लामोफोबिया के खिलाफ, और आज इमरान खान की वजह से आलमी सतह पे इस्लामोफोबिया का एक आलमी दिन मनाया जाता है। इमरान खान की वजह से, आपकी वजह से नहीं। आपकी तो तब हुकूमत के अंदर सियासी पैदाइश भी नहीं हुई थी। आपने तो बाद में आकर कहा
कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, और अभी तक कौम पुराना पाकिस्तान जो है वो आपका दिया हुआ भुगत रही है। FATF से निकाला, हम्माद अजहर ने निकाला था फौज के साथ मिलकर। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का क्योंकि असर सूख होता है तो उन्होंने ये कवानीन पास करवाए थे, और हम्माद अजहर ने इसमें बहुत मेहनत की थी, दिन रात एक किया था। ये उसका क्रेडिट है हम्माद अजहर का, और आप उसकी काबिलियत के किसी दर्जे को नहीं पहुंचते। वो बहुत काबिल आदमी है, प्रैक्टिकल आदमी है। बिलावल साहब, आपको प्लेट में रख के मिल गई है ये हुकूमत, प्लेट में रख के आपको मिल गई है चेयरमैनशिप। आपने कोई मेहनत नहीं की, आपने कोई जद्दोजहद नहीं की हुई, क्योंकि आपका खून जो है उसके अंदर बेनज़ीर का खून शामिल है और आप जरदारी के बेटे हैं, लिहाजा आपको प्लेट में रख के मिल गई है। बेशुमार और लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क में, उनके शोहदा हैं, कब्रें भरी पड़ी हैं, कई लोगों के कई बच्चे शहीद हो गए हैं। उनको क्यों ना बना दिया जाए किसी पार्टी का चेयरमैन? देखिए, कुर्बानी आपके खानदान से ली गई है, लेकिन आप ये जो बदला ले रहे हैं पूरी कौम से, ये आप क्यों ले रहे हैं? और ये झूठ चुताली कि जनाब इस्लामोफोबिया का आलमी दिन आपकी वजह से बनाया जाता है, ऊपर से नहरों के खिलाफ पूरा एक स्टेटमेंट दे दिया लंबा चौड़ा, और वो भी गोलमोल, और वहां दावा कर दिया कि आसिफ जरदारी भी नहरों के खिलाफ है। आपके वालिद गिरामी आसिफ अली जरदारी ने जुलाई के 8 तारीख को, 8 ही तारीख थी गालिबन, ऐवान सदर के अंदर बाकायदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ बैठ के और दीगर लोगों के साथ बैठ के, जो FISC जो एक बनी हुई है उनके लोगों के साथ बैठ के वहां पे हुक्म जारी किया था कि दरियाए सिंध से ये 6 नहरें निकालो और इनके पुश्ते भी पक्के करो, और वो तहरीरी तौर पे मौजूद है, 10 दफा दिखा चुका हूं। जरदारी साहब ने बतौर सदर ये हुक्म दिया था। बिलावल साहब, लड़ाई आपकी जरदारी साहब से बनती है, जाके अपने वालिद से पूछे कि उन्होंने क्यों नहरें बनाने का हुक्म दिया। इल्जाम आप किसी और के ऊपर लगा रहे, फिर कहते नहीं इमरान खान भी सिंध पे डाका डाल रहा था, सिंध के पानी पे। भाई, इमरान खान ने तो कोई डैम, कोई नहर इस तरह सिंध के ऊपर निकाली नहीं। कभी कहते जी इंडिया ये कर रहा है, यानी कोई इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। वो सिंधी बेचारे आए थे अपने मसाइल का हल जानने के लिए कि हमारे पानी पे कब्जा हो रहा है, ये उनको इधर उधर की कहानियां सुना के वो बेचारों को रोटी खिला के वापस भेज दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के वजीर आजम, अर्दली वजीर आजम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सबसे ज्यादा दौरे सऊदी अरब के किए हैं। सबसे ज्यादा मुलाकातें इनकी सऊदी अरब की हुकूमत के साथ हुई हैं, और ये मैं साबिर शाकिर साहब का ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूं। और इसमें जो है वो बाकायदा सऊदी अरब का हुक्मनामा शामिल है जो उन्होंने साथ लगा के ट्वीट किया। सबसे ज्यादा दौरे आर्मी चीफ ने और वजीर आजम ने सऊदी अरब के किए। अब सऊदी अरब ने वर्क वीजों के अलावा बाकी तमाम वीजों पर फिल फौर पाबंदी आयद कर दी है। 13 अप्रैल के बाद पहले से जारी वीजे भी मनसूख तस्वुर होंगे और सऊदीया में दाखिले पर पाबंदी होगी। अकामा होल्डर्स, वर्क वीजे वाले सऊदी अरब का सफर कर सकेंगे। जनाब, ये पाकिस्तान का नाम भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है। अब आप अंदाजा करें कि सबसे ज्यादा मुलाकातें हमारी हैं और हमारे ऊपर पाबंदियां भी लग रही हैं। ये साबिर शाकिर साहब ने ट्वीट किया है। अब तक की ये सूरत हाल है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहा गया जी कि बलूचिस्तान में इंतशार फैलाने वाले अनासर को माफी नहीं दी जाएगी। ये हेडलाइन चली है एक्सप्रेस न्यूज पे। तो इंतशार फैलाने वाला तो फिर मारंग बलोच वगैरह कोई कहा जाता है, तो मारंग बलोच वगैरह को माफी नहीं दी जाएगी। तो बलोच तो निकले हुए उनको छुड़वाने के लिए। अब देखना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट मारंग बलोच को अंदर रख सकती है या बलूचिस्तान के सरदार मारंग बलोच को छुड़वा सकते हैं। ये बलूचिस्तान के लोग अपनी बहन बेटियों को बाहर निकलवा पाएंगे या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनको अंदर रख पाएगी। इस बात का मुकाबला वहां पे हो रहा है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।